नमस्कार छात्रों। सामाजिक अनुसंधान के प्रश्न पत्र में अभी तक हमने सामाजिक अनुसंधान, सामाजिक सर्वेक्षण का अर्थ समझा। सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण करने के लिए, तथ्य संकलन करने के लिए कौन कौन सी विधियाँ उपयोगी है उनके बारे में जाना। आज हम बात करेंगे सारणीयन या टेबुलेशन के बारे में। मैं डॉक्टर रंजीता गर्ग, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, सेठ मुरलीधर मानसिंह राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा, आज आपके साथ सारणीयन या टेबुलेशन के बारे में चर्चा करूंगी। बच्चों, सामाजिक शोध में केवल किसी विषय या समस्या से संबंधित तथ्यों का संकलन करना ही पर्याप्त नहीं होता। उन तथ्यों को संकलित करने के बाद व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना, ताकि उन तथ्यों के आधार पर हम कोई निष्कर्ष निकाल सकें, कुछ जानकारी को एक सिद्धांत के रूप में विकसित कर सके। उसके लिए ये आवश्यक है कि हम उसका सारणीयन करें। सारणीयन वह विधि है जिसमें संकलित तथ्यों को व्यवस्थित, बोधगम्य एवं संक्षिप्त बनाया जाता है। अंग्रेजी में हम इसे टेबल कहते हैं। आपने जनरली देखा होगा, टेबुलर फॉर्म में या एक टेबल के रूप में, एक सारणी के रूप में बहुत सारी चीज़ें हम अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। आपके एग्ज़ाम्स का टाइम टेबल आता है, आपका स्कूल का, कॉलेज का एक टाइम टेबल होता है जिसके अनुसार आपकी कक्षाएं लगती है। वो सारी चीज़ें टेबल होती है। इसमें एक ही शीर्षक से संबंधित सूचनाओं को एक साथ प्रदर्शित किया जाता है। सारणीयन में गुणात्मक या परिमाणात्मक तथ्यों के बजाय संख्यात्मक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है और इधर उधर बिखरे हुए आंकड़ों को एकत्रित करके संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। डॉक्टर एलहंस के अनुसार सारणीयन विस्तृत अर्थ में तथ्यों को स्तंभों में क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। इसी प्रकार स्पर और बोनिनो कहते हैं, एक सांख्यिकीय सारणी संबंधित तथ्यों को उदग्र खानों तथा समतल पंक्तियों में किया गया वर्गीकरण होता है। लंबे और चौड़े रूप में जब हम देखते हैं, हॉरिजॉन्टल और पैरेलल जो लाइंस होती है, उसमें हम कुछ जानकारी को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करते हैं, उसे हम टेबल या सारणी कह सकते हैं। घोष एवं चौधरी इस बारे में कहते हैं कि सारणीयन गणनात्मक तथ्यों के प्रदर्शन की एक ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कॉलमों एवं कतारों में तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है। अब हम बात करेंगे सारणीयन के उद्देश्यों के बारे में, अर्थात सारणीयन की हमें आवश्यकता क्यों है। जब हमने किसी विषय से संबंधित तथ्य संकलित कर लिए हैं, तो क्या हम उसे वर्णनात्मक रूप में ही प्रस्तुत नहीं कर सकते? तो परंतु सारणीयन जो है, उसके प्रमुख उद्देश्य होते हैं जिनसे आपका अध्ययन जो है वो सुगम हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सूचनाओं को बोधगम्य बनाने के बारे में। सारणीयन का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि इसके माध्यम से सूचनाएं जो है, बोधगम्य होने का मतलब समझने योग्य होना, सूचनाओं को एक व्यवस्थित क्रम में हम समझने योग्य तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। तथ्यों का स्पष्टीकरण भी इसके माध्यम से होता है कि किस प्रकार से जो अलग अलग तथ्य हैं वो कितनी मात्रा में हैं, कितनी संख्या में हैं, उनको स्पष्ट रूप से हम यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। सारणीयन के माध्यम से तुलना में भी सुविधा होती है। सपोज हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर आप स्टेट वाइज पॉपुलेशन का उल्लेख करते हैं, अलग अलग राज्यों की पॉपुलेशन का, आप उसमें नंबर्स लिखते हैं टेबल फॉर्म में। अगर आप एक पैराग्राफ में उसे लिखते हैं, तो आप बार बार में ऊपर नीचे राजस्थान की पॉपुलेशन इतनी, गुजरात की इतनी, पंजाब की इतनी, वो आपको रनिंग फॉर्म में या एक स्टेटमेंट के रूप में, पैराग्राफ के रूप में पढ़ना उतना सुविधाजनक नहीं होगा जितना कि वो एक टेबल के रूप में होगा। तो वहाँ पर आपके लिए तुलना करना आसान हो जाता है। इसके अलावा सारणीकरण के माध्यम से तथ्यों का संक्षिप्तीकरण भी हो जाता है। पीवी यंग जो हैं वो कहते हैं कि सारणीयन सांख्यिकी की संकेत लिपि या शॉर्ट हैंड होती है। आपको पता होगा, शॉर्ट हैंड जब कुछ डिक्टेट किया जाता है या नोट्स दिए जाते हैं ऑफिसेज में, तो उसे शॉर्ट हैंड में लिखा जाता है, यानी कुछ संकेताक्षरों में उसे प्रस्तुत किया जाता है। तो सारणीयन भी इसी प्रकार का काम करता है कि बहुत लंबे चौड़े डेटा को
वो संक्षिप्त रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। इन्हीं सब आधारों पर हम सारणीकरण के कुछ लाभ डिस्कस कर सकते हैं कि टेबुलेशन से क्या क्या फायदे होते हैं। पहला है समय एवं स्थान की बचत। सारणीयन में क्योंकि तथ्यों को संक्षेप रूप में लिखा जाता है तो समय भी कम लगता है उन्हें समझने में, साथ ही साथ आपके कागज़ की या स्थान की भी बचत होती है। एक ही निगाह में पढ़ने वाला सारी जानकारी को कम समय में समझ सकता है। सूचनाओं का स्पष्ट चित्रण हो जाता है। सारणीयन में जटिल से जटिल आंकड़ों के समूह को सरल, स्पष्ट एवं क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है। प्रोफेसर वाडले कहते हैं कि सारणीयन के पश्चात अत्यंत विभिन्नता पूर्वक जटिल समूह के स्थान पर हमें उसकी निश्चित रूपरेखा प्राप्त हो जाती है। यानी जो डेटा हमें बहुत बिखरा हुआ था उसको बिल्कुल क्लियर पिक्चर उसकी हमें सारणीयन के माध्यम से मिल जाती है। तथ्यों का व्यवस्थित क्रम विकसित हो जाता है क्योंकि तथ्यों को शीर्षक, उपशीर्षक के अंतर्गत व्यवस्थित रूप से हम प्रस्तुत कर देते हैं। इससे किसी भी सूचना को ढूंढने में आसानी रहती है और समय की बर्बादी नहीं होती। आप अगर एक पैराग्राफ में देखें कि राजस्थान की पॉपुलेशन कितनी है तो आप उसे पढ़ते रहेंगे और जहाँ पर राजस्थान आएगा आपको उसको चुनना पड़ेगा। जबकि यहाँ पर व्यवस्थित क्रम में आपको इजीली पता चल जाएगा राजस्थान, आप नाम देखेंगे और उसके सामने उसकी डिटेल हमें मिल जाएगी। स्मरण में भी सुविधा रहती है। जो क्रम टेबल रूप में हमें देखने को मिलता है उसे हम इजीली लर्न कर सकते हैं एज कंपेयर टू पैराग्राफ फॉर्म या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तुलना करने में सुविधा होती है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान की तुलना कर सकते हैं, आप एक राज्य की दूसरे राज्य से तुलना कर सकते हैं क्योंकि सारणीबद्ध रूप से है वो और आमने सामने जो भी तुलना योग्य चीज़ें हैं उन्हें पास पास में वहाँ रखा जाता है तो उनकी पारस्परिक तुलना वहाँ पर आसान हो जाती है। तथ्यों की सरलता से विवेचना भी हो सकती है। जो विभिन्न सांख्यिकीय क्रियाएं होती है जो कि आप आगे पढ़ेंगे अपने सिलेबस में, मीन, मोड, मीडियन, माध्य, विचलन, कोरिलेशन, सहसंबंध, डिविएशन वगैरह, ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं ये तभी संभव है जबकि आपने सबसे पहले तथ्यों को सारणीबद्ध रूप से तैयार कर लिया है। तो ये सारणीयन के प्रमुख लाभ हैं। एक अच्छी सारणी के लिए एक पर्टिकुलर संरचना का होना आवश्यक है। सारणी बनाना या सारणी की रचना करना भी अपने आप में एक कला है। केवल पंक्तियों और खानों को बना लेने से सारणी नहीं बनती। सारणी के निर्माण के लिए विशेष अनुभव, ज्ञान, प्रशिक्षण, योग्यता की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत कुछ नियम है जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। पहला है सारणी का शीर्षक, यानी प्रत्येक सारणी की संख्या लिखनी चाहिए तथा साथ ही साथ सूचना को ढूंढने और संदर्भ देने के लिए यह आवश्यक है कि आप संक्षेप में सारणी का मुख्य शीर्षक दें, यानी ये सारणी किस ओर इशारा करती है या ये सारणी में हमें किस प्रकार की जानकारी मिलेगी। उसके बाद है उपशीर्षक एवं रेखाएं। हम कुछ उपशीर्षक बना देते हैं सारणी में, खड़ी लाइंस होती हैं और आड़ी लाइंस होती हैं, उसमें हम उपशीर्षक देते हैं कि मुख्य शीर्षक के बाद उसके अंदर जो डिटेल है उसके बारे में अलग अलग नाम दिए जाते हैं, कैप्शंस और स्टब दी जाती है और साथ ही साथ कुछ रेखाओं से उसे डिवाइड कर दिया जाता है। तुलना की जाती है सारणी को निर्मित करते समय। इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि जिन आंकड़ों की तुलना करनी है उन्हें आसपास में रखा जाए। हर सारणी के अंत में और लाइंस के पैरेलल उसका कुल योग दिखाया जाता है, चाहे वो पॉपुलेशन हो, चाहे वो किसी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या हो, चाहे वो मजदूरों को कितनी मजदूरी मिलती है वो हो, उन सब का टोटल जो है योग, समग्र योग या कुल योग हर लाइन के अंत में दिया जाता है। सामग्री संग्रह के स्रोत भी यहाँ पर बताए जाते हैं, यानी सारणी में जो भी आपने सूचनाएं संकलित की है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, उसकी विश्वसनीयता की जांच के लिए उसके स्रोत की सूचना देना आवश्यक होता है। साथ ही साथ कुछ टिप्पणियाँ दी जाती है सूचनाओं से संबंधित स्पष्टीकरण देने के लिए। कुछ किसी शब्द को आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है या किसी शब्द को विशेष अर्थ में ही प्रयोग किया जाना है तो उससे संबंधित टिप्पणी सारणी के अंत में दी जाती है। इसी प्रकार कुछ संकेताक्षर भी देने आवश्यक होते हैं कि वो जो फुट नोट्स होते हैं उनमें उनका स्पष्टीकरण दिया जाता है। इसके अलावा आपके अध्ययन के उद्देश्यों के अनुसार आवश्यक और महत्वपूर्ण तथ्यों को
अलग अलग पदों में विभाजित कर दिया जाए, उनके महत्व के अनुसार उन्हें अलग अलग अक्षरों में, चिन्हों या अंतरालों में प्रकट किया जाए, पदों में क्रमबद्धता हो, वो घटते से बढ़ते के क्रम में दर्शाए जाएं। ये भी सारणी की संरचना से जरूरी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अब हम बात करेंगे सारणी के प्रकार की। सारणियों के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। मूलतः हम बात करते हैं उद्देश्य के आधार पर सारणियों के प्रकार और प्रकृति के आधार पर सारणियों के प्रकार। उद्देश्य के आधार पर माना जाता है कि सामान्य सारणियां और विशिष्ट सारणियां होती है, तथा प्रकृति के आधार पर सरल सारणी और जटिल सारणी होती है। उद्देश्य यानी किस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, किस विषय को ध्यान में रखते हुए सारणी बनाई जा रही है। तो सामान्य सारणी वो होती है, इसमें विविध प्रकार की सूचनाओं को दर्शाया जा सकता है। किसी भी विषय से रिलेटेड जो भी उससे संबंधित सारी जानकारी जो होती है उसको वहाँ पर लिखा जाता है। जैसे जनगणना की रिपोर्ट जो होती है उसमें सारी डिटेल वहाँ पर साथ में चलती है। विशिष्ट सारणियाँ जो होती है वो किसी विशिष्ट समस्या या विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। यहाँ पर उस विशिष्ट समस्या या विषय से संबंधित तथ्यों का ही प्रदर्शन किया जाता है। जैसे आपकी विषय सारणी है, आपकी कॉलेज का टाइम टेबल है या आपके एग्ज़ाम का टाइम टेबल है, तो वो एक पर्टिकुलर खास ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। प्रकृति के आधार पर जब हम बात करते हैं तो सरल सारणी और जटिल सारणी की बात आती है। सरल सारणी, सिंपल टेबल जिसे हम कहते हैं, ये सबसे बेसिक फॉर्म है सारणी का, सबसे पहला स्वरूप है सारणी का। इस प्रकार की सारणियों में केवल एक प्रकार के तथ्यों या एक ही प्रकार के गुणों को दर्शाया जाता है। इस प्रकार की सारणी को हम एक गुणीय सारणी भी कहते हैं। इनमें पदों के मूल्य और उनकी आवृत्तियों को दर्शाया जाता है या किसी एक विशेषता को इंगित किया जाता है। जैसे कि इस टेबल में आप देख रहे हैं कि एक तरफ स्टेट लिखा हुआ है, दूसरी तरफ टोटल पॉपुलेशन लिखा हुआ है। तो स्टेट्स के नाम दिए गए हैं और उसके सामने उनकी कितनी कितनी पॉपुलेशन है वो लिखी गई है। तो इसको देखते ही हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस जगह की है, सबसे कम पॉपुलेशन किस जगह की है। ये सारणी मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, इससे हम कोई रिजल्ट नहीं निकाल सकते। तो ये सरल सारणी कहलाती है। जटिल सारणी जो होती है उसके 3 प्रकार है: द्विगुणी सारणी, त्रिगुणी सारणी और बहुगुणीय सारणी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द्विगुणी सारणी की। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सरल सारणी जो है उसे एक गुणी सारणी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर विषय को चुना जाता है और उसी के बारे में जानकारी दी जाती है। जटिल सारणी में अलग अलग प्रकार की सूचनाएं प्रस्तुत की जाती है। इनकी रचना कठिन होती है और इसमें अधिक आपको जानकारियां का समावेश करना होता है, इसलिए इन्हें बहुत ध्यान से बनाया जाता है। तो सबसे पहले द्विगुणी सारणी की हम बात करते हैं। इस टेबल में आपको क्लियर होगा कि एक तरफ आप एज कैटेगरी की बात कर रहे हैं, लेस देन 25, 25 to 34, 35 to 44, 45 to 54, ये कुछ कैटेगरी बनाई गई है किसी अध्ययन को ध्यान में रखते हुए। अब यहाँ पर 2 चीज़ों की जिक्र किया जा रहा है। सिर्फ टोटल कितने लोग हैं लेस देन 25 वो नहीं है, इसमें आगे आप योग और टोटल भी करते हैं। इसमें लेस देन 25 मेल्स या पुरुष कितने हैं और फीमेल्स कितनी हैं, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर शो हो रही है। यानी न सिर्फ आपको यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पीपल लेस देन 25, 25 to 34 इस एज ग्रुप के पता चल रहे हैं, बल्कि साथ में ये भी पता चल रहा है कि कितने स्त्री हैं और कितने पुरुष इसमें शामिल हैं। तो इसमें 2 गुणों का उल्लेख किया जा रहा है, इसीलिए हम इसे द्विगुणी सारणी कहते हैं। त्रिगुणी सारणी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें 3 प्रकार के गुणों की तुलना की जा सकती है या 3 प्रकार के गुण हमारे सामने रखे गए हैं। जैसे यहाँ पर राज्य की बात है और राज्य में पुरुष कितने हैं और स्त्रियां कितनी हैं। तो पहला गुण तो ये हो गया कि आपको ये पता चलेगा विभिन्न राज्यों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या। दूसरा और तीसरा जो गुण है कि कितने शिक्षित पुरुष हैं और कितने अशिक्षित पुरुष हैं, कितनी शिक्षित स्त्रियां हैं और कितनी अशिक्षित स्त्रियां हैं। तो यहाँ पर न सिर्फ आपको विभिन्न राज्यों में स्त्री पुरुषों की संख्या का पता चल रहा है,
उनमें साक्षरता की मात्रा भी पता चल रही है और कुल पॉपुलेशन जो है राज्यों की उसके बारे में भी हमें यहाँ पर जानकारी मिल रही है। क्योंकि शिक्षित और अशिक्षित दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो आपको टोटल पता चल जाएगा कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं। इसे हम त्रिगुणी सारणी कहते हैं। बहुगुणी सारणी जो होती है, इस प्रकार की सारणी में 4 या 4 से अधिक गुणों को दर्शाया जाता है ताकि उनके आधार पर हम उनकी तुलना कर सकें। ये आप देख रहे हैं इस टेबल में एमए समाजशास्त्र के छात्रों की विभिन्न महाविद्यालयों में स्थिति। इस एक तरफ महाविद्यालय के नाम दिए गए हैं, ब्यावर, अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा, अलवर। उसके बाद विभिन्न महाविद्यालयों में छात्रों की स्थिति देखने के लिए, छात्र और छात्राओं दोनों की स्थिति देखने के लिए छात्र ग्रामीण एवं नगरीय, अगर सिर्फ ग्रामीण और नगरीय होता तो ये द्विगुणी सारणी होती, परंतु ग्रामीण छात्र में कितने विवाहित हैं, कितने अविवाहित हैं, उनका योग, नगरीय छात्र कितने विवाहित हैं, कितने अविवाहित हैं, उनका योग। इसी प्रकार से छात्राओं में भी ग्रामीण एवं नगरीय में विवाहित और अविवाहित दोनों का योग, फिर कुल छात्रों का और कुल छात्राओं का योग। तो इस प्रकार से इस सारणी में महाविद्यालय, छात्र छात्राएं, ग्रामीण नगरीय, विवाहित अविवाहित, इन चारों आधार पर हम विभिन्न महाविद्यालयों की तुलना कर सकते हैं। इसमें हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स देख सकते हैं। आप इस तुलना के आधार पर ये भी देख सकते हैं, सपोज ब्यावर में आप ये पाएं कि जो ग्रामीण क्षेत्र में विवाहित छात्र हैं उनकी संख्या कम है, अविवाहित छात्रों की ज़्यादा है। किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में आप ये पाएं कि नगरीय क्षेत्र में अविवाहित छात्राएं कम है, विवाहित अधिक है। तो ये सारा जो भी कंपैरिजन है वो हम इस बहुगुणी सारणी में समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम और डिटेल में जाएं तो अब विवाहित में भी हम आगे कैटेगरी बना सकते हैं, अविवाहित में भी आगे कैटेगरी बना सकते हैं। तो जो भी आगे आगे हम इसमें गुण और जोड़ते जाते हैं, इसी कारण इसे बहुगुणी सारणी कहा जाता है। तो ये जटिल सारणियों के प्रकार हैं जिसमें एक से अधिक प्रकार के गुणों को एक ही सारणी के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। तो कुल मिलाकर सारणीयन जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है तथ्य संकलन को एक अच्छे रूप में, एक व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने का, परंतु इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। सारणीयन की सबसे बड़ी सीमा जो ये है कि इसके माध्यम से हम सिर्फ केवल संख्यात्मक सूचनाएं व्यक्त कर सकते हैं। जब हम समाजशास्त्र में या सामाजिक विज्ञानों में अध्ययन करते हैं तो बहुत सारी सूचनाएं गुणात्मक प्रकृति की होती है, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, जिनको नंबर्स में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर सारणीयन की एक बाधा है या एक सीमा है कि इसमें सिर्फ हम गणना कर सकते हैं, गिनने योग्य सूचनाओं को ही शामिल कर सकते हैं। दूसरा, सारणीयन करना, जैसा मैंने पहले भी कहा था, एक कला है, इसके लिए विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। तो हर व्यक्ति जो है वो इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। न सिर्फ इसे बनाने और समझने के लिए गणितीय ज्ञान की आवश्यकता है, परंतु जिन पाठकों के लिए हम इन्हें प्रस्तुत करेंगे उनको भी इसे समझने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, जो कि सभी के पास नहीं होता। इसलिए सारणीयन सबके लिए उपयुक्त नहीं है। अरुचिकर तथा नीरस भी हो जाती है सारणी कई बार, क्योंकि लगातार जब हम आंकड़े देखते हैं, बार बार में एक आंकड़ों के बाद में दूसरे प्रकार के आंकड़े, तो दिमाग पर और बुद्धि पर बहुत अधिक जोर डालना पड़ता है। वो कंटिन्यूएशन में हमें अनाकर्षक या नीरस भी लग सकती है। संपूर्ण परिशुद्धता जो है वो भी सारणीयन में पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि सूचनाएं जो है वो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होती, उन्हें सापेक्षिक रूप से विभिन्न मदों के अंतर्गत दिखाया जाता है। ऐसा करते समय कभी कभी असंगत एवं गलत रूप से भी सूचनाएं प्रदर्शित हो जाती है, और कई बार ये भी होता है कि कुछ महत्वपूर्ण जो सूचनाएं हैं उनको हम प्राथमिकता नहीं दे पाते। यही कारण है कि सारणीयन में संपूर्ण जो परिशुद्धता है वो संभव नहीं है। परंतु कुल मिलाकर सांख्यिकीय रूप में जब हमें आंकड़ों को व्यक्त करना हो, जब हमें आंकड़ों को व्यक्त करने के बाद, उनके टेबुलेशन के बाद, उनके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकालने हो, चाहे वो सिंपल परसेंटेज हो या मीन मोड मीडियन, डिविएशन, कोरिलेशन आदि फॉर्मूले लगाने हो, उन सब के लिए सबसे पहला स्टेप सारणीयन ही है। तो
एक सामाजिक अनुसंधानकर्ता के लिए और स्पेशली समाजशास्त्र के अनुसंधानकर्ता के लिए बहुत आवश्यक है कि वो अपने तथ्यों को इस प्रकार से व्यक्त करना सीखे। धन्यवाद।